ट्राई भारत के हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज मैं खबर लेकर आई हूं फिल्म RRR पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों 1934 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना, उस समय ब्रिटिश सरकार पहले से ही ₹1 का नोट छाप रही थी। अगर रिजर्व बैंक को भी इसे छापने का अख्तियार दे दिया जाता तो 2 किस्म के नोट बाजार में आ जाते। इस विसंगति से बचने के लिए ₹1 के नोट की छपाई सरकार के पास ही रहने दी गई। तो क्या इससे विसंगति दूर हो गई? दरअसल इस कदम ने विसंगति को स्थायी बना दिया। इसी विसंगति ने गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में एक नए संप्रदाय को जन्म दिया है। यहां से हम इस रिपोर्ट के उस हिस्से में घुस रहे हैं जहां आप सबका कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से लेस एक दार्शनिक और राजनीतिक गुत्थी से पड़ने वाला है। थोड़ी देर के लिए दिमाग को यहां आप जमा लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1930 में महात्मा गांधी व इरविन के बीच हुई गोलमेज समझौते में आदिवासियों के लिए अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया का उल्लेख किया गया था। टेटिया कांजी आदिवासियों के नेता थे। उनका दावा था कि महारानी विक्टोरिया ने ही आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक सौंप दिया था। ऐसे में आदिवासी जब इस देश के मालिक है तो कोई सरकार उनको कैसे आदेश या निर्देश दे सकती है? तो जब हम खेड़ाम्बा पहुंचे उस समय सूरज ढलने में बामुश्किल आधा घंटा बचा होगा। राय सिंह भाई अपने खेत में पानी लगा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि वो बिना यूनिफॉर्म पहने अपनी बात नहीं करना चाहते। ऐसे में हम उनके काम खत्म होने का इंतजार करते रहे। करीब एक आधे घंटे बाद हम उनके घर, नर्मदा जिले में एक तालुका है डेडियापाड़ा, इसमें एक गांव पड़ता है खोड़ाम्बा। प्रशासन की फाइलों में ये गांव शेडो जोन का हिस्सा है। शेडो जोन माने नर्मदा जिले के वो 103 पोलिंग बूथ जहां मोबाइल कनेक्टिविटी या तो पूरी तरह से नदारद है या फिर बहुत बाधित है। यहां पर पोलिंग पार्टी अपने साथ संचार के दूसरे इंतजाम रखती है ताकि विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षा बलों को मदद के लिए बुलाया जा सके। 2012 के विधानसभा चुनाव में डेडियापाड़ा सीट से बीजेपी के मोतीलाल वसावा चुनाव जीतकर आए थे। खेड़ाम्बा उनका पैतृक गांव है। गांव में घुसते ही आपको इस बात का एहसास हो जाता है पूरा गांव बीजेपी के झंडे से पटा पड़ा है। मोतीलाल वसावा इस चुनाव में फिर से बीजेपी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसे इस छोटे से गांव का कोई आदमी अगर जनता का प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुंचता है तो ये लोकतंत्र में आस्था मजबूत करने वाला तथ्य होना चाहिए। इसी गांव के एक कोने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक काउंटर नैरेटिव भी है। इस चुनावी माहौल में ऐसे भी दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र एकालाप पर नहीं चलता, पर थे जहां आस पड़ोस के 15-20 दूसरे लोग भी जुटे हुए थे। वो घर के भीतर गए, धोती और गुलाबी रंग का कुर्ता पहनकर बाहर निकले। कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, यही हम आदिवासियों की यूनिफॉर्म है, धोती और कुर्ता। अंदर से वो अपने साथ 2 थैलियां भी लाए थे जिनमें कई दस्तावेज थे। उन्होंने सबसे पहले हरी थैली में से ₹1 का लैमिनेटेड नोट निकाला और कहना शुरू किया। राय सिंह 4वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल वो एक कुशल वकील की भूमिका में आ चुके थे। उन्होंने समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में फर्क समझना चाहते हैं? इस कागज से आपको यह समझ में आएगा। आपने 1 का नोट गौर से देखा है। सिर्फ ये ऐसा नोट है जिसमें सबसे ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है। बाकी सभी नोटों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये ₹1 का नोट ही असल करेंसी है। इस पर कहीं भी रिजर्व बैंक की गारंटी नहीं लिखी हुई है। रिजर्व बैंक जो दूसरे नोट पर गारंटी लिखता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, वो कहीं से इस गारंटी को हासिल करता है तभी तो हमें देता है। ये जो भारत की केंद्र सरकार है, ये इस नोट की तरह करार पर चलने वाली सरकार है। इसीलिए हम इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मानते, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं। उन्होंने 2004 के अखबार की कतरन निकाली जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी का बयान दर्ज था। ये 2004 लोकसभा चुनाव के बाद की खबर थी।
अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड के किसी सरकारी स्कूल के दौरे पर थे। उन्होंने स्कूल को 100 रुपए का अनुदान देते हुए कहा था कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और हाल ही में उनकी नौकरी छूट गई है। राय सिंह भाई अखबार की कतरन को समेटकर पन्नी में रख देते हैं और बोलना शुरू करते हैं। केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि उसकी नौकरी छूट गई है, माने वो नौकर था। आज मोदी भी यही कहता है कि वो प्रधान सेवक है। माने ये जितने भी लोग हैं, चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, ये सब भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं। मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। सारा माल खजाना उनकी पहुंच में है। वो चाहे तो पूरा माल हड़प सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्हें भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह हर महीने तनख्वाह मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो सरकार नहीं है तो सरकार कौन है? वो सरकार है कुंवर केशरी सिंह जी, वही असली सरकार है। राय सिंह भाई जिन कुंवर केशरी सिंह का जिक्र कर रहे थे, उन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जिले में देवता की तरह पूजा जाता है। उनके नाम के आगे तरह तरह की उपमाएं लगाई जाती है, मसलन एंटी क्राइस्ट, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, ऑनर ऑफ इंडिया। उनके बारे में उनकी अनुयायी बहुत कुछ नहीं बताते, सिवाय इसके कि उनके बारे में सभी जानकारी आपको ब्रिटिश हाई मशीन के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मिल जाएगी। सतीपति आदिवासी समाज के लोग अपने को असली भारत सरकार का कुटुंब मानते हैं। उनका कहना है कि वो ही इस धरती के असली मालिक है। इसके पक्ष में वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1921 के पेज नंबर 221 को संदर्भ के तौर पर पेश करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों के अनुसार अंग्रेजों ने 1870 में उनकी जमीन 99 साल के लिए लीज पर ली थी। ये लीज 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गई थी। इसके बाद लीज के इस करार को आगे नहीं बढ़ाया गया। ऐसे में इस देश के आदिवासी, जो कि इस जमीन के असल मालिक है, उनका इस देश की जमीन पर अपने आप मालिकाना हक कायम हो गया। जमीन पर अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए राय सिंह भाई का हाथ एक बार फिर से थैली में घुस जाता है। वो अखबार की एक कटिंग निकालते हैं। इस पर जस्टिस काटजू का एक बयान दर्ज है कि 90% से ज्यादा भारतीय विदेशी मूल के हैं। राय सिंह भाई कहते हैं, बेहरहाल इंटरनेट पर जो जानकारी हमें उपलब्ध है उसके हिसाब से कुंवर केशरी सिंह का जन्म गुजरात के टापी जिले के गांव कटासवान में हुआ। उनकी मां का नाम जमाना और पिता का नाम टेटिया कांजी था। उनके अनुयायी बताते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी थी और बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ उनके क्लासमेट थे। ये सूचना गलत है क्योंकि उनके अनुयायी का दावा है कि केशरी सिंह ने 1930 में अपनी पढ़ाई खत्म की। उस समय तक सयाजीराव का बड़ौदा पर राज करते हुए 55 साल का वक्त गुजर चुका था। 16 जुलाई 1997 को आउटलुक मैगजीन में छपे लेख के अनुसार कुंवर केशरी सिंह की पढ़ाई बीए तक हुई थी। तमाम विरोधाभासी तथ्यों के बावजूद एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि केशरी सिंह आदिवासियों को एक संप्रदाय सतीपति के प्रवर्तक हैं। उनके अनुयायी उन्हें भारत की असली सरकार, भारत के खजाने का मालिक मानते हैं। सतीपति संप्रदाय के लोग किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते। ये लोग अभिवादन के लिए स्वकृता पितु की जय का इस्तेमाल करते हैं। पहचान के लिए किसी भी किस्म का सरकारी दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग ना तो वोट डालते हैं और ना ही किसी किस्म की सरकारी योजना का हिस्सा बनते हैं। ये लोग खुद को भारत के किसी भी कानून का हिस्सा नहीं मानते। बस एक आभासी सरकार है जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। जब राय सिंह भाई से पूछा गया कि वो अपने को किसी भी कानून से अलग क्यों मानते हैं, उनका हाथ एक बार फिर से हरी थैली के भीतर चला गया। उन्होंने एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर निकाला और आगे बढ़ा दिया। उनकी जिद थी कि इसके हर एक हर्फ को पढ़ा जाए। पूरे पढ़े जाने के बाद उन्होंने इसे अपने हाथ में ले लिया और रोशनी के सामने इस अंदाज में फैलाया जैसे कि कोई बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रोशनी पड़ते ही एक वाटरमार्क उभर आया जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ था। अब राय सिंह भाई ने इस तथ्य की व्याख्या करनी शुरू की। हम लोग उस भारत सरकार को मानते हैं जो कि नॉन जुडिशियल है। नॉन मतलब नहीं और जुडिशियल माने कानून। मतलब कि असल भारत सरकार इंसान के बनाए कानून पर नहीं चलते। ऐसे में इंसान के बनाए कोई भी नियम हम पर लागू नहीं होते। देखो, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके बीच का आदमी कह रहा है। आदिवासी ही जमीन का मूल बीज है, वो ही धरती के असली मालिक है। बाकी के लोग वो तो विदेशी हैं। 28 अगस्त 2013 को छपी एक खबर इस बात की तस्दीक भी करती है। खबर के मुताबिक मुंबई में 32 साल के एक शख्स
कैलाश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। वो विरार से चर्चगेट जाने वाली लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने पीले रंग का एक परिचय पत्र दिखाया। ये एससी भारत सरकार का परिचय पत्र था जिस पर कुंवर केशरी सिंह की तस्वीर छपी हुई थी। आदिवासी समाज से आने वाले कैलाश का कहना था कि वो भारत के असली मालिक है और उन्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं है। उनके इसी रवैये के चलते उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ उन्हें 1000 का फाइन करने के बाद छोड़ दिया गया। तो भारत आदिवासी लोगों का है या आदिवासी भारत के पहले हकदार है? टेटिया कांजी की इसी कहानी को RRR 2 के मेकर्स अपनी फिल्म की कहानी का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि कई बार मानसिक लड़ाई झगड़े फिजिकल लड़ाई झगड़े से कई ज्यादा मायने रखते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।